Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the unification of Germany. This is part 7, the rise of nationalism in Europe. ठीक है, आज हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की. ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको मैप में ये बता दूं कि जर्मनी नाम का कोई स्टेट नहीं था और इसकी यूनिफिकेशन स्टार्ट हुई थी 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है उसके बाद से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग जाती है और उनका उनका भी एक ये फीलिंग होती है कि हमें भी एक नेशन स्टेट यानी कि एक राष्ट्र बनाना होगा और उस राष्ट्र का नाम जर्मनी होगा. ठीक है, तो अभी हम समझते हैं पूरी तरीके से कि किस तरीके से ये हुआ. ठीक है, तो ये आज की डेट में तुम ये वाला मैप, ये वर्ल्ड का मैप है आज की डेट का. देखो ये है जर्मनी, तुम्हें यहाँ पर जर्मनी दिख रहा होगा. ठीक है, इससे पहले जर्मनी नाम की कोई स्टेट नहीं थी. देखो यहाँ पर अगर इस मैप में देखो कि ये पुराना मैप है, इसमें तुम्हें कहीं भी जर्मनी नाम से कोई स्टेट नहीं दिख रहा होगा. किंगडम्स दिख रहे होंगे बहुत सारे. ठीक है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ये पर्शियन एम्पायर था. तो जर्मनी जो आज की जर्मनी है वो बेसिकली किसके अंडर था? पर्शिया के अंडर था, याद रखना. ठीक है, पर्शिया के अंडर. और इसे और डिटेल में समझने के लिए ऐसे समझो कि दो मेजर स्टेट्स हुआ करते थे, दो मेजर एम्पायर हुआ करते थे. एक तो नॉर्थ में एम्पायर हुआ करता था और एक साउथ में. ठीक है, तो ये जो नॉर्थ वाला एम्पायर था ये था पर्शियन एम्पायर और साउथ वाला एम्पायर था ऑस्ट्रियन एम्पायर. ठीक है, या ऑस्ट्रिया, या तुम इसे इससे पहले तुम इसे जानते थे हैब्सबर्ग एम्पायर के नाम से. ठीक है, जो दो डिवीजन में कन्वर्ट हो चुका था, एक तो हंगरी और ऑस्ट्रियन. ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि पर्शियन एम्पायर से वो जर्मन स्टेट कैसे बनता है. ठीक है, आज की डेट में ये है ये, और जो पहले ही था ये पार्ट, ये इतना पार्ट जो था वो पर्शिया का था और ये नीचे वाला पार्ट कौन सा किसका था? ऑस्ट्रिया का. ठीक है, तो अब मेकिंग ऑफ जर्मनी पढ़ रहे हैं हम लोग. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. देखो फ्रेंच यानी बिफोर 1800, 18वीं शताब्दी से पहले कितने जर्मन स्टेट्स हुआ करते थे? मोर देन 300 जर्मन स्टेट्स वर देयर. तो कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक नेशन नहीं था, कोई भी कंट्री जर्मनी नाम से कोई कंट्री नहीं थी. कितने स्टेट्स होते थे? 300 जर्मन स्टेट्स होते थे और वो जर्मनी लैंग्वेज बोला करते थे. ठीक है, जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे वो लोग. और फिर क्या हुआ, जब नेपोलियन ने यूरोपियन कंट्रीज़ पे अपना अधिकार जमाना स्टार्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज़ को हराना स्टार्ट किया उसने, तो उसने जो ये 300 जर्मन स्टेट्स थे इनको रिड्यूस करके कितने स्टेट्स बना दिए? 39 स्टेट्स बना दिए, जिसे जर्मन कन्फेडरेशन कहा जाता था. क्या कहा जाता था? जर्मन कन्फेडरेशन. ठीक है, कितने हो गए थे ये? 39 स्टेट्स. तो नेपोलियन ने इसे बना दिया था 39 स्टेट्स और ये हुआ था 18वीं सेंचुरी में, यानी 1800 के बाद में. तो 1848 तक कितने स्टेट्स थे टोटल जर्मन के? 39 स्टेट्स. और इस पे किसका अधिकार हुआ करता था? इस पे एम्पायर रूल किया करते थे पर्शियन एम्पायर का रूल हुआ करता था. ठीक है, याद करो एक कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी 1815 के अंदर. उस कांग्रेस ऑफ वियना में पर्शिया का कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया को मिला था और कुछ पार्ट पर्शिया को मिला था. ठीक है, तो धीरे धीरे करके देखो 1815 के अंदर ऑस्ट्रियन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री थी उस टाइम पर, और पावरफुल एम्पायर था. ये बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर कौन था? ऑस्ट्रियन एम्पायर. तो धीरे धीरे क्या होता है, पर्शिया जो होता है, जो नॉर्थ में रहता है पर्शिया, वो पावरफुल होता जाता है, अपनी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. इसके कारण जो है पर्शिया पावरफुल होता चला जाता है और वो जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, जो जिसमें जर्मनी आता है, वो वहाँ पर उसका होल्ड रहता है. मतलब पर्शिया का होल्ड कहाँ पर रहता है? जर्मन स्टेट्स पे, जो 39 जर्मन स्टेट्स हैं. ठीक है, 39 स्टेट्स में ये दो दो एम्पायर भी आते हैं, ऑस्ट्रियन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर. ठीक है, और बाकी 39 छोटे छोटे 37 जो है छोटे छोटे एम्पायर्स होते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते. तो दो मेजर एम्पायर्स थे जर्मन के यूनिफिकेशन से पहले. कौन कौन से? एक तो पर्शिया नॉर्थ में और ऑस्ट्रिया साउथ में. और जो हम आज यूनिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें इन दोनों की ही बात करेंगे. तो देखो एनसीईआरटी की किताब में क्या सबसे पहले लाइन लिखी हुई है? जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन.
तो ये बोला गया है कि जो जर्मनी है इसकी यूनिफिकेशन में आर्मी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्मी किसी एक नेशन को बनाए? तो आंसर है यस, जर्मनी जो है आर्मी के ही द्वारा बनाया जाता है। समझते हैं इसे। आफ्टर 1848, तो 1848 का तुम्हें मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था हमने, पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। फ्रैंकफर्ट असेंबली जो थी वो एक तरीके से पहला मूव था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वो करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि पर्शिया के जो रूलर थे उस टाइम पर, एम्परर थे, उन्होंने उनकी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था उसको वो मना कर देते हैं। और उसके बाद फिर एक नई क्रांति स्टार्ट होगी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो आफ्टर 1848 तो हमने वो बात कर ली थी फ्रैंकफर्ट के बारे में, फ्रैंकफर्ट असेंबली में, कि वो पहला यूनिफिकेशन का प्रोसेस करने का सबसे पहला स्टेप था, लेकिन वो फेल हो गया था। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। तो जो नेशनलिज्म था यूरोप के अंदर, वहाँ पर अब जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी अब वो मूव हो चुकी थी। अब वो चाह रहे थे डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन, ठीक है, ताकि वो यूनिफाई हो सके, यानी एक नेशन स्टेट बन सके। National sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स की तुम्हें पता ही है कि सरकार किसकी चल रही थी उस टाइम, 1815 के बाद से ही कंजर्वेटिव की सरकार चल रही थी। ठीक है, अब जो ये कंजर्वेटिव्स की सरकार थी इसको लोग हटाना चाह रहे थे और एक डेमोक्रेसी लाना चाह रहे थे। तो इसी में किस तरीके से जर्मनी बनता है हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखो ये मैप है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, इसको मैं अभी और डिटेल में तुम्हें समझाता चलूँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखें, लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था फ्रेडरिक IV जो पर्शियन एम्पायर थे 1848 में, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे मानने से मना कर दिया था और अपने आप को राजा जिसमें कम पावर हो, यानी 1848 में जो फ्रैंकफर्ट असेंबली हुई थी वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था कि पावर ऑफ द मोनार्क वो कम कर देंगे, जो रूलर होगा, जो राजा होगा, उसकी पावर को कम कर देंगे। तो इस वजह से जो उस टाइम के रूलर थे, पर्शियन रूलर एम्परर, वो जो है मना कर देते हैं और वो अपने आप को राजा घोषित करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं 1860s में। 1860s में क्या होता है, एक नए राजा बनते हैं, नए रूलर बनते हैं, उनका नाम था विलियम I। ठीक है, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो इसे समझ लेना। ये हैं विलियम I। ही बिकेम द रूलर ऑफ पर्शिया इन 1861। He was deeply conservative and regarded kingship as a divine duty। ठीक है, तो वो कंजर्वेटिव थे, ये भी कंजर्वेटिव थे और इन्हें भी किंगशिप बहुत ज़्यादा पसंद थी कि राजाशाही होनी चाहिए हर जगह। He also believed in the national mission of Persia to unify the German states। और वो चाहते थे कि क्या हो, जर्मन स्टेट्स को सबको यूनिफाई कर दिया जाए, क्योंकि राजा ही चाहते थे। इसी वजह से ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत आसान हो जाता है इनके कार्यकाल में। दिस कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच द नेशनलिस्ट फीलिंग्स बिकेम वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। ठीक है, जो ये नेशनलिस्ट फीलिंग थी मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर, वो धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही थी और सब लोग क्या चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बन जाए, जर्मनी एक नेशन स्टेट बन जाए, और ऐसे ही राजा भी चाह रहे थे। वो इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्ट्रिक पार्लियामेंट। तो ये तुम्हें मैंने बता ही चुका था, जो फ्रैंकफर्ट असेंबली थी उसमें वो कोशिश करते हैं यूनाइट करने के लिए जर्मन कन्फेडरेशन को, यानी कि 39 स्टेट्स को एक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है। द लिबरल इनिशिएटिव वाज सपोज्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की, आर्मी एंड लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वर नोन एज द जंकर्स ऑफ पर्शियन। ठीक है, पर्शिया। देखो कुछ जंकर्स क्या थे उस टाइम पर, देखो मेनली जो जंकर्स थे उन्हें कहा जाता था, जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं पर्शिया के, उन्हें कहा जाता था जंकर्स। उसमें कौन कौन लोग आते थे,
उसमें मोनार्क आती थी, आर्मी और लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। लैंडेड अरिस्टोक्रेसी मैंने बताया ही था, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी स्टेट के अंदर उन्हें कहा जाता था लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, और जो ज़्यादातर राजा के रिश्तेदार होते थे, भाई बहन, ठीक है। देन पर्शियन टुक अप द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो अब जो है, जब ये राजा बनते हैं विलियम वन, तो ये यूनिफिकेशन को आगे ले जाते हैं और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से, देखो ये क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क को एज अ चीफ मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, ठीक है। इनको ऑटो वन बिस्मार्क, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र ऐसे इंसान जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने यूनिफाई किया है पूरी जर्मनी को, ठीक है। तो विलियम वन जो है ऑटो वन बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पर्शिया बना देते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्टेट्समैन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, इन्होंने बहुत कुछ मॉडर्नाइज किया होता है, जैसे कि वो अपनी आर्मी को इनलार्ज करते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, उन्हें इक्विप्ड कराते हैं और पूरी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी इन्होंने बिल्ड कर ली होती है, जो मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि धीरे धीरे 1815 से लेके 1860 तक पर्शियन आर्मी जो होती है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाती है और वेल इक्विप्ड रहती है, यानी कि उनके पास सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं। He realized that Austria was the main enemy of German unification and should be expelled from the Confederation। और इनका ये मानना था कि अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया एम्पायर को हटाना पड़ेगा, मतलब ऑस्ट्रिया एम्पायर को हराना होगा, और इसी तरीके से हम जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सब वो ही है जो जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई नहीं होने देना चाह रहा, और वो जर्मनी स्टेट को नहीं चाह रहा कि एक जर्मन स्टेट अलग से बने। तो इसलिए इनका क्या मानना था कि हमें उसे हटाना होगा अपने रास्ते से, और वो होगा वॉर के थ्रू। तो इनकी स्ट्रेटेजी थी आयरन एंड ब्लड। आयरन एंड ब्लड का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है वॉर, ठीक है। तो ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और किस तरीके से यूनिफाई करते हैं, अब समझते हैं हम इसे। देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्ट होती है यहाँ से। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी होती है सबसे पहली कि जो पर्शिया के आसपास जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स हैं, जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स हैं, उनको वो आपस में इनको मिला के पर्शिया के अंदर मिला दिया जाए। जितने भी छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, उन सबको क्या किया जाए, पर्शिया में मिला दिया जाए और पर्शिया को एक पावरफुल एम्पायर बना दिया जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहले होता है वॉर विद द डेनमार्क। तो डेनमार्क देखो तुम कहाँ पर है, देखो ये है, ये उस टाइम पर पर्शियन एम्पायर था, ये नीदरलैंड्स दिख रहा है तुम्हें, और ये था ऊपर, ये जो पार्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये है आपका डेनमार्क, ठीक है। तो ये डेनमार्क की दो कंट्री थी, दो सिटीज़ थी, बेसिकली दो स्टेट्स थे। एक का नाम था सिचलिस्विंग एंड दूसरे का नाम था हॉलिस्टेन, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स थे जो कि जर्मन बोला करते थे उस टाइम पर। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो ये दो स्टेट्स हैं जर्मन स्टेट्स, इनको अपने अंदर मिलाने के लिए सबसे पहले इन्होंने डेनमार्क पे वॉर कर दी, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पर पर्शियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, तो ये तो बहुत छोटा सा राज्य था डेनमार्क, इसको बहुत आसानी से ये लोग हरा देते हैं। और ये किसकी हेल्प लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं ऑस्ट्रियन एम्पायर की, ठीक है। ऑस्ट्रियन एम्पायर को ये कहते हैं कि हम दोनों मिलके डेनमार्क पर लड़ाई करते हैं और ये जो दो जर्मन स्टेट्स हैं इसको अपने में मिला लेते हैं, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो उस टाइम ऑस्ट्रिया को नहीं पता था कि जो पर्शिया है उसकी क्या रणनीति है, आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, लेकिन वो इसकी हेल्प करता है और वो लोग इस एम्पायर को जीत लेते हैं डेनमार्क के, ठीक है। डेनमार्क के ये दो जर्मन स्टेट्स हैं, इनको जीत लेते हैं, सिचलेस्विंग और हॉलिस्टेन, ठीक है। इस लड़ाई में तो ये होती है 1864 में। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड द डेनमार्क। तो याद रख लेना, इसमें कंबाइन लड़ाई होती है ये, ठीक है। पर्शिया और ऑस्ट्रिया मिलके लड़ते हैं डेनमार्क के खिलाफ 1864 में, और उसमें ये हरा देते हैं। और पर्शिया को क्या मिलता है,
पर्शिया को ऊपर वाला पार्ट मिलता है और हॉलिस्टीन नीचे वाला पार्ट ऑस्ट्रिया को मिलता है। ठीक है, ये तो आपस में ये बांट लेते हैं। तो पर्शिया को क्या मिलता है, स्लेस्विंग, एंड ऑस्ट्रिया को मिलता है हॉलिस्टीन एज द एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये दो पार्ट हैं जिस पे ये रूल करते हैं। अब क्या होता है, ये थी हमारी पहले, ये थी पर्शियन एम्पायर की पहली स्ट्रेटेजी कि जो सबसे पहले जो छोटे राज्य हैं उनको जीत लिया जाए। लेकिन एक बात समझो, देखो कि यहाँ पर ऊपर पर्शिया है, तो यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेटर ऑस्ट्रिया भी है तो भी वो, क्योंकि वो बहुत नीचे है, डायरेक्टली वो रूल नहीं कर सकता, यहाँ पर बस कुछ लोगों को वो अपॉइंट कर सकता है। तो एक तरीके से ये पर्शिया के अंडर ही आ रहे थे। ठीक है, देखो अब दूसरी स्ट्रैटेजी होती है उनकी। पहली स्ट्रैटेजी थी जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स हैं उनको अपने साथ मिला लिया। अब दूसरी स्ट्रैटेजी थी उनकी ऑस्ट्रिया के साथ वॉर। तो वो 1866 में वो ऑस्ट्रिया के साथ वॉर कर देते हैं। देखो अब तुम ये समझो कि यहाँ पर दो बहुत मेजर एम्पायर हैं जो कि जर्मन स्टेट्स के हैं। एक तो हो गया पहला किंगडम ऑफ पर्शिया और नीचे वाला पार्ट हो गया एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। देखो ये जो जितना भी येलो वाला पार्ट है ये सारा किंगडम ऑफ पर्शिया है और नीचे जो ये पिंक वाला पार्ट है ये है एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इन दोनों के बीच में वॉर होती है। ठीक है, ये तो बस जो ये दो, जो डेनमार्क वाला पार्ट है यहाँ पर देखो, ये था ना डेनमार्क वाला पार्ट, ये वाला, तो ये वाला तो बस एक छोटी सी वॉर थी, एक स्टार्टिंग थी ऑस्ट्रियन पर्शियन एम्पायर को इंक्रीज करने की। अब मेन जो वॉर होती है वो होती है इनकी ऑस्ट्रिया से। 1866 में बिस्मार्क क्रिएटेड इन्वायरमेंट इन विच द ऑस्ट्रिया डिक्लेयर द ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर। तो एक ऐसा माहौल बनाया जाता है और कि जो ऑस्ट्रिया है वो इनके ऊपर वॉर कर दे, पर्शिया के ऊपर, और ये वॉर होती है। अ डिसिसिव विक्ट्री अलाउड पर्शिया टू एनेक्स सम टेरिटरीज एंड अलाउड बिस्मार्क टू एक्सक्लूड लॉन्ग टर्म राइवल ऑस्ट्रिया फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो ये वॉर कर देते हैं, इनके बीच में वॉर होती है। लेकिन ऑस्ट्रिया क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, तो विद इन 7 वीक्स, सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर पर्शियन एम्पायर ऑस्ट्रियन एम्पायर को हरा देता है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राज्य स्टेट घोषित कर देता है जिसका नाम ये रखते हैं नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन। याद रख लेना, ठीक है, इसे क्या रखते हैं नाम, नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन, विद द स्टेट्स दैट हैड सपोर्टेड द पर्शिया। जितने भी स्टेट्स ने पर्शिया को सपोर्ट किया था उन सारों को मिला दिया जाता है और उनका नाम रख दिया जाता है नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन। ठीक है, दिस वॉर ऑल्सो रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द ऑस्ट्रियन डोमिनेंस ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो इसी तरीके से ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर का डोमिनेंस था जर्मन स्टेट्स पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। देखो जब ये ऑस्ट्रियन एम्पायर का जो हार जाती है जब ऑस्ट्रियन एम्पायर, तब भी ये इनको मौका देते हैं कि आप आके पर्शिया से मिल जाओ। लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं, ऑस्ट्रियन एम्पायर के लोग होते हैं, देखो तुम्हें एक बात समझनी होगी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो साउदर्न पार्ट है, यहाँ पर ना रिलीजियसली ये दोनों अलग अलग मतलब भगवान को फॉलो करते थे, एक तरीके से एक धर्म को फॉलो करते थे। ये कैथोलिक हुआ करते थे, ठीक है, और ये लेस कैथोलिक होते थे, यानी इन्हें बेसिकली ये कैथोलिक नहीं होते थे नीचे वाले। तो ये लोग इनके साथ कभी भी मिलना नहीं चाहते थे, मतलब पर्शियन एम्पायर के साथ कभी भी नहीं चाहते थे कि वो पर्शियन एम्पायर के साथ मिले या फिर उनके अंडर वो रहें। ठीक है, तो भी इनके जो ऑस्ट्रिया के जो लोग थे ये मूव नहीं करते, यहाँ पर नहीं जाते। तो इसके लिए कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग रहे और ऑस्ट्रियन के जो लोग हैं वो वहाँ पर पर्शिया में साथ में मिलने लगे, तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसके लिए भी। अभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हुआ है, याद रखने का, बस एक नॉर्दर्न जो पार्ट है वो क्या बन गया है, नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन। ठीक है, कुछ जर्मन स्टेट्स हैं जिनको इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं ये लोग। कौन कौन से, बादेन, वर्तंबर्ग और बावेरिया, इन्हें इंडिपेंडेंट ही रहने देते हैं, बट मेड मिलिट्री अलाइंसेस विद द पर्शिया। पर मिलिट्री अलाइंसेस बना के रखते हैं ये लोग इन तीनों राज्यों के साथ। मतलब यहाँ पर ही है, नॉर्दर्न पार्ट में यही जो ब्लू और ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये तो ये वाले जो एम्पायर होते हैं इनको इंडिपेंडेंट रखते हैं इनको, क्योंकि ये मिलना नहीं चाहते होते पर्शिया के साथ, तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट रखते हैं। पर इनके साथ पर्शिया के साथ उनके मिलिट्री अलाइंसेस बने रहते हैं।
ऑस्ट्रियाज रेजिस्टेंस टू द आइडिया ऑफ अ यूनिफाइड जर्मनी थ्रू मिलिट्री विक्ट्री बट इट डिक्रीज द सेंस ऑफ जर्मन नेशनलिज्म। तो देखो, पर्शिया ने ऑस्ट्रिया एम्पायर को हरा ज़रूर दिया था, लेकिन अभी भी लोग इनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे। वो जर्मन नेशनलिज्म या जर्मन नेशन स्टेट के लिए अभी भी एग्री नहीं थे। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो चाहते हैं कि फ्रांस जो है उन पर लड़ाई कर दे। तो जब फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया पे लड़ाई कर दे, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया के एम्पायर थे उस टाइम पर, राजा थे, उनका नाम था नेपोलियन III। ठीक है, देखो ये बात है 1866 की। तो 1866 में कौन राजा हुआ करते थे फ्रांस के? वो हुआ करते थे नेपोलियन III। तो वो ये जो इनकी वॉर हुई थी पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इसका यूज़ करना, वो इस मौके का यूज़ करना चाह रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर जब ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं जब ये लड़ेंगी तो इनमें ये दोनों कंट्रीज़ वीक हो जाएंगी, और जब ये वीक हो जाएंगी तो मैं इन पे वॉर कर दूंगा और इनकी जो ये टेरिटरीज़ है इन्हें अपने अंडर ले लूँगा। यानी फ्रांस जो है अपनी टेरिटरी इंक्रीज़ करना चाह रहा था, इन दोनों पर्शिया और ऑस्ट्रिया के वॉर से वो हेल्प लेना चाह रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो पर्शिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि ऑस्ट्रिया हार गया है तो वो ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है ऑस्ट्रिया पे। तो उस टाइम पर पर्शिया आ जाता है बीच में, और पर्शिया जो है फ्रांस को हरा देता है, और इस तरीके से ये बताता है ऑस्ट्रियन एम्पायर के लोगों को कि हमने तुम्हारी हेल्प की है। तो इससे एक नेशनलिज्म की फीलिंग बनती है, और जो ऑस्ट्रियन एम्पायर के लोग होते हैं वो भी जाके पर्शियन एम्पायर से मिल जाते हैं। इस तरीके से ये यूनिफाई हो जाता है। टू कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिस्मार्क न्यू डैट ही नीडेड टू ओवरकम द पोजीशन ऑफ नेपोलियन III। तो मैंने बताया ना कि नेपोलियन III जो है उस टाइम पर उसका ये इरादा था कि वो इन टेरिटरीज को जीत ले और अपने अंडर ले ले। एंड द सेकेंड फ्रेंच एम्पायर एस्टेब्लिश्ड 1848। तो नेपोलियन III उस टाइम पर 1848 में राजा बने थे। he accomplished both these goals through the फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो मैंने बताया ना अभी कौन सी वॉर हुई थी, फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई थी, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से हराते हैं फ्रांस को। बिस्मार्क मेड प्रिपरेशंस फॉर डेफेंस ऑफ फ्रांस एंड फाइनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो वो फ्रांस को हरा देते हैं। जर्मन्स डिफीटेड द फ्रेंच आर्मीज एंड कैप्चर द फ्रेंच एम्परर, और वो कैप्चर कर लेते हैं फ्रेंच एम्परर को। तो द नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन फॉर्म द जर्मन एम्पायर इन 1871। तो इस तरीके से वो पूरे जर्मन स्टेट पे 1871 में पूरा जर्मन स्टेट बना देते हैं, और उसे उस टाइम पर इसे कहा जाता था जर्मन एम्पायर, याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसमें जर्मन एम्पायर का मतलब ये नहीं कि इसे इंडिपेंडेंट बना दिया जाएगा। जो ऑटोवन बिस्मार्क थे उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी थी, वो ये थी कि कि एक जर्मन स्टेट हो लेकिन उसमें डोमिनेंस किसका हो, पर्शियन एम्परर का, जो पर्शियन रूलर है उनका वो डोमिनेंस हो उनका। यानी राजा कौन रहे, पर्शियन रूलर, और एक पूरा राज्य बन जाए जिसका नाम क्या रखा जाए, जर्मनी। ठीक है, तो इसी तरीके का एक नेशन स्टेट बना दिया जाता है। और ये देखो, ये उस टाइम की पिक्चर है जब ये वॉर जीत जाते हैं, यूनिफिकेशन हो रहा होता है। इसे कहा जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर। ठीक है, तो राजा की ताजपोशी हो रही है इस टाइम पे। ये कब हुआ था, जनवरी 1871 में। ठीक है, ये हॉल ऑफ मिरर्स है इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज। यहाँ पर पैलेस ऑफ वर्सलीज याद कर लो, फ्रांस वाला जो था, क्योंकि अब फ्रांस भी हार चुका था तो वो वाला भी इनके अंडर आता। तो पैलेस ऑफ वर्सलीज में एग्जैक्टली 170 ईयर्स आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द किंग ऑफ पर्शिया। तो यहाँ पर एक यूनिफिकेशन हो रहा है, जर्मन स्टेट बन चुका है। और यहाँ पर राजा कौन होते हैं इस टाइम पर, विलियम I को राजा बना दिया जाता है। द जर्मन प्रिंसेस एंड द सीनियर मिलिट्री कमांडर्स प्रोक्लेम विलियम I एज द एम्परर ऑफ द हॉल ऑफ मिरर। तो राजा कौन बनते हैं उस टाइम पर, विलियम I। याद करो, विलियम I 1861 में पर्शियन एम्पायर के भी राजा बने थे, और अब जो ये जर्मन स्टेट बना है इसके भी वो राजा बन जाते हैं, एम्परर घोषित कर दिए जाते हैं। द फ्रैंको पर्शियन वॉर हैड अफर्म्ड बिस्मार्क एंड पर्शियन एज अ लीडर ऑफ द यूनिफाइड जर्मन स्टेट्स। तो जो फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई थी और जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, उसके बाद से ही जो बिस्मार्क जो है एक इम्पॉर्टेंट लीडर की तरह से निकलते हैं, और
जर्मन स्टेट्स को पूरी तरीके से यूनिफाइड कर देते हैं। और देखो राजा कौन बनाया गया, विलियम वन, और उस टाइम पर चांसलर, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर समझ लो, प्राइम मिनिस्टर किसे बना दिया जाता है, बिस्मार्क को। तो बिस्मार्क वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ अ यूनिफाइड जर्मनी। तो याद रख लेना, वहां पर इस पोस्ट को कहा जाता है चांसलर। He led the transformation from a lost confederation to the feudal nation state। तो एक कॉन्फेडरेशन से उसने क्या बना दिया, इसको एक नेशन स्टेट बना दिया जर्मनी को। ठीक है, जर्मन नेशन स्टेट, जर्मनी को एक नेशन स्टेट इन्होंने बनाया। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।